फादर फौजी थे, बड़े इधर उधर घूमे तो मेरे को सीए ने सलाह दी इसको प्राइवेट लिमिटेड कर दो। माइक के ऊपर बात करते हुए घबराहट होती थी। क्या हुआ, जब ये सब हो रहा था उन दिनों गोवा में शादी भी हो गई। दुबई की मार्केट इज अ रेंटल इनकम मार्केट, कैपिटल एप्रिसिएशन मार्केट नहीं है। लैंड लेके जो रखता है वो सबसे ज़्यादा कमा के जाता है। इन्वेस्टमेंट लैंड प्राइमरली जो डेवलपमेंट है मेरी लग्जरी और प्रीमियम मार्केट में ही लेके आ रहा हूँ। मैं अपना ही बोलूँगा, आई डोंट इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। वेस्टर्न रीजन का कार्गो सबसे बड़ा कार्गो हब बनने का पोटेंशियल है उसके अंदर। गोवा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का हब है, लेकिन हिंदुस्तान का 13% फार्मा का मैन्युफैक्चरिंग गोवा में होती है। शुभ लाभ मित्रों, मैं मनीष अग्रवाल, फाउंडर डायरेक्टर मनी मदन वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले आपको दिल से शुक्रिया कि प्रॉपर्टी की पंचायत को आप इतना भरपूर प्यार दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं शर्ट में क्या कर रहा हूं, क्योंकि आज टॉपिक ही ऐसा है जो हिंदुस्तान की एस्पिरेशन वाला टॉपिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गोवा की, और हम लकी हैं कि हमारे साथ हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स के प्रेसिडेंट और एस्क्ला रियलिटी के फाउंडर डायरेक्टर श्री अमित चोपड़ा जी। अमित जी, बहुत बहुत थैंक यू हमारे को टाइम देने के लिए। जी। अभी एक बहुत बड़ी कन्वेंशन नेविगेट 25 हुई है, हमने उसी दौरान सर से रिक्वेस्ट की थी कि हमें टाइम दें, और अभी इनको फ्लाइट पकड़नी है, उससे पहले इन्हीं के होटल में हम JW मेरिट में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो अगेन सर, शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं सर, गोवा हिंदुस्तान के DNA में है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो आई थिंक 2 सपने लेके पैदा होता है कि एक तो गोवा जाऊंगा और दूसरा शादी के बाद स्विट्जरलैंड जाऊंगा। तो थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूंगा आपके ब्रीफ जर्नी से। आप पर्सनली कैसे शुरू हुए, कहाँ से शुरू हुए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हाँ मनीष, अपने बारे में क्या बताऊं मनीष। 34 साल पहले इस प्रोफेशन में आया था बाय चॉइस जी। तो दिल्ली में आपको याद है वो मंडल एजुटेशन हुआ था, उसके बाद बहुत सारी चीजें हो गई थी कि बिजनेस ये वो क्या करना है जी। तो मैं उन दौरान बड़े कहते ना लोगों से मिला था, रियल एस्टेट में काम करते थे, पॉलिटिक्स में भी थे और अलग अलग चीजों में थे। तो उनको देखता था, उनको मिलता था, देखता था कि भाई ये कैसे काम कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ जी। मैंने उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5 ईयर कोर्स होते थे ना, पहले 3 साल में डिप्लोमा, 2 साल और कर लिया तो डिग्री मिलेगी, बिल्कुल वो ज्वाइन कर लिया था। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहा था और रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है। मेरे को तो ये चीज में इंटरेस्ट है। मेरे को शुरू से लोगों से मिलना, आप जैसे आपसे मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, नई जगह जाना, घूमना, देखना, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, पुरानी आर्किटेक्चर, बड़ा अट्रैक्शन होता था। फादर फौजी थे, बड़े इधर उधर घूमे तो घूमने का वो था। पढ़ने का बड़ा चस्का था मुझे, तो बहुत पढ़ता था। बुक्स तो मैं मतलब दिन में एक मोटी इतनी किताब खत्म कर देता था। तो लोगों को ये लगता था कि बहुत पढ़ता है। मेरी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, आज भी है, पहले तो बहुत ज्यादा थी, आज भी 1000-1200 बुक्स तो आज भी है मेरे पास। और बहुत वैरिड जॉनर पढ़ता हूँ, इसमें आर्किटेक्चर, घूमने की बुक्स, ट्रैवल, और मुझे ड्राइव करने का शौक है, बात करने का शौक है। तो ये बिजनेस मुझे लगा यार यहाँ पे नए नए लोग मिलते रहेंगे, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, और लोगों से मिलने को भी मिल जाएगा, साथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाएगा, और आप जैसे भाई हो बात करने का मौका मिल जाएगा। रियल एस्टेट आपका नेचुरल चॉइस हो गया। जो अपने फादर को बताया, आप फौजी साहब थे, आपको पता है 34 साल पहले तो दिल्ली में हमारे प्रोफेशन को कैसे देखते थे जी। मेरे फादर को भी बड़े रेजिस्टेंस हुआ। मनीष, मेरे फादर ने मेरे को बोला कि कुछ भी कर ले तू, ये मत कर। तो बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई उन दिनों टीवी रिपेयर वगैरह के बड़े इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप्स बड़ा होता था, कहते ये डलवा लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कर रहा है तो इंजीनियरिंग, तू ये खोल ले जी। फिर मैं बोला नहीं करना है। तो कंप्यूटर की दुकानें आई थी उस समय, तो वो डलवा ले, कुछ एपटेक वेबटेक का फ्रेंचाइजी ले ले। मैं कहा नहीं जी, वो भी नहीं करना है। फिर मेरे को बोलते वो STD बूथ बड़े चलते थे, STD बूथ डाल ले, वो भी नहीं। फिर कहते एक चाय की दुकान डाल देते हैं, मतलब चाय पकौड़े वो सब जो होते हैं ना, सैंडविच वैंडविच, उस समय वो कैफे नहीं कहते थे, वो चाय की दुकान बोलते थे उस टाइम में, वो डाल ले। मैं कई बार मजाक में कई जगह कहता हूँ कि अगर वो पिताजी की बात मान ली होती, चांस होता मोदी जी के नीचे लगने का, तो कम से कम चाय वाले प्रधानमंत्री बन जाते, वो बन गए, वो प्रधानमंत्री बन गए, हम शायद मंत्री बन जाते। लेकिन कोई गम नहीं है भाई। आई वॉज इन पॉलिटिक्स ऑल्सो जब दिल्ली में था, पर रियल एस्टेट मेरा पहला काम था। मैंने कंस्ट्रक्शन और ब्रोकरेज के काम से अपना 34 साल पहले, लिटरली 34 ईयर्स प्लस हो गया, क्योंकि जनवरी में काम शुरू करा था जी।
और अब तो मार्च हो गया, तो चौथे साल 2 महीने आप समझ लो हो गए इसी बिजनेस में। कंस्ट्रक्शन से शुरू करा था, पहला कॉन्ट्रैक्ट लिया और साथ में 15-20 दिन बाद ही ब्रोकरेज का भी अपना फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर दिया। ओके, करीब 34 साल पहले, सॉरी 32 साल पहले एग्जैक्टली अपना फर्म भी खोल ली। ठीक है, और इंडिपेंडेंटली फर्म खोल के काम करना शुरू करा। पहले तो फ्रीलांसिंग शुरू से ही आपके दिमाग में थी, शुरू से आपके नहीं, मैं फौजी बनना चाहता था। ओके, मैं एनडीए के लिए ट्राई करा, उस समय चश्मा था। अब उस समय वो लेजर वेजर लेसिक वेसिक होते नहीं थे ना, तो मेडिकली रिजेक्ट कर दिया गया। वो अच्छा हुआ हमारे लिए। नहीं अच्छा, मतलब जज्बा वो था, तो फौजी बनना था। फादर भी फौजी थे, तो मेरे को बड़ा फौज में जाने का बहुत वो था। तो जब वो रिजेक्ट हुआ तो दिल्ली में थे हम, और कुछ दिनों बाद ये मंडल कमीशन का एजुकेशन वगैरह हुआ जी। तो बड़ा शायद माइंड में ये था ही नहीं कि जॉब करनी है मेरे को। मुझे ये था कि मुझे अपना कुछ करना है, और वो अपना करने के चक्कर में शायद मेरे को इसमें अपॉर्चुनिटी लगी। ये लक बाई चांस भी हो जाता है, आप ये समझे। मैं एक डीलर के यहाँ पे था, उनके यहाँ पे कोई आया, और वो लेडी थी जिनको इंग्लिश आती थी, हिंदी नहीं आती थी। ओके, वो आई थिंक तमिलनाडु से थी शायद जी, आईएएस अफसर थी, और वो जॉब उनकी ट्रांसफर हुई थी। तो वो पास में कहीं किसी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बहुत पुरानी बात है कौन से डिपार्टमेंट में ट्रांसफर था, लेकिन वो वेस्ट दिल्ली में घर ढूंढ रही थी अपना। ओके, तो उनको जनकपुरी के अंदर पता लगा स्कूल्स वगैरह है, अच्छा है, और उस समय के हिसाब से कॉलोनी भी बहुत बड़ी मानी जाती थी। उस समय तो एशिया की फर्स्ट नंबर शायद सेकंड नंबर कॉलोनी हो गई थी तब तक जी। लेकिन वो सब था, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा माना जाता था तब उस यहाँ का। तो वो लेडी आई, उन्होंने बात करना शुरू करा, मैं इंटरेक्ट कर पा रहा था। ओके, तो भैया जिनकी जगह थी उनके साथ मैं चला गया दिखाने के लिए। वो उनकी डील हो गई क्लोज, और क्योंकि मैं बात कर रहा था तो शायद उन्होंने कुछ खुश होकर के मेरे को एक 5,000 रुपये दे दिए। तो एक अगले दिन बुलाया और 5,000 रुपये लिफाफे में डाल के दी। मैं कहा ये किस बात के? तो बोला नहीं, तेरे गुड लक समझ, तूने कल बड़ी हेल्प करी है, तेरे वजह से मेरी डील क्लोज हो गई, तो ये गुड लक मान ले। मैं कहा यार ये अच्छा है यार, मैंने तो एक दिन काम करा, मेरे 5,000 रुपये बन गए। और मैं तो मतलब बड़ा मजा आ रहा था मेरे को उनको दिखाने में, दिस बेडरूम, यहाँ स्कूल है, यहाँ मार्केट है, यहाँ मैं उनको बड़े अच्छे से बात कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं देखने जाऊंगा तो मैंने ये सोचा कि मैं क्या देखूंगा घर के अंदर, वही सब बता दिया उनको। अब बताया तो उनको उनकी डील उन्होंने क्लोज कर ली। अब मैंने कहा यार उनको तो बात भी नहीं कर पा रहे थे उनसे। मैं कहा अगर ये बात भी नहीं कर पा रहे, तू तो अच्छे से इंटरेक्ट कर लिया है। और उस समय ना एक सीए इंटर करके, क्योंकि मेरे से 1-2 साल जो बड़े थे उन्होंने सीए इंटर तक पहुंचे थे। ओके, जो मेरे दोस्त वगैरह थे, उनको 400 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए स्टाइपेंड मिलता था। बिल्कुल। और इंजीनियरिंग करने के बाद वो फर्स्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले को तो 800 रुपए या 900 रुपए मिलता था। इंजीनियरिंग करके नौकरी करे हुए को 1,500 रुपए नौकरी मिलती थी। ओके, तो मैं कहा यार वो तो 1,500 रुपए नौकरी करता, तेरे को 5,000 मिल गए। तो वो क्यूरियोसिटी जाग गई थोड़ी सी, आपका लकी चार्म खुल गया। और क्या हुआ, मैंने ये भी तब भी माइंड में नहीं आया। उसके बाद ऐसे ही किसी और को, बिल्डर को कुछ एडवाइस दी, उसने इग्नोर कर दी। उसके एक दोस्त ने वो चीज कर ली, उसको उसमें अच्छा प्रॉफिट आया तो उन्होंने जाके बोल दिया। उसकी वजह से कई ये जो बन रहे थे ना छोटे वाले, जो वो क्या करते प्लॉट लेकर के वहां पे अपने दिल्ली में बहुत ज्यादा होता था, एक बिल्डर फ्लोर्स बनाने लग जाते थे जी। उस समय शुरू हुआ था ये, थोड़ा टाइम पहले उससे। तो उनको लगने लगा यार ये थोड़ा लक का काम करता है शायद, या ये लकी है हमारे लिए, या शायद कैसे बताऊं कि उनको लगा थोड़ा सा इसके ये बोल देता है तो मान लेंगे तो अच्छा हो सकता है। एक का हो गया तो वहम पड़ जाता है ना, ये इंडस्ट्री में वहम बड़ी जल्दी पड़ जाता है कि लकी है इसके पाँव। हाँ, तो मेरे को लेके जाते थे, और मैं जहां मना कर देता था वो डील नहीं करते थे। मेरे को समझ नहीं आती थी, तो पैसे वैसे थोड़ी देते थे। लेकिन क्या हुआ, 1-2 की अच्छी डील हुई, उन्होंने आकर के फिर दे दिया। लिटरली अगले महीने फिर एक 5,000 रुपए में हाथ में आ गए। उस महीने 2-3 बार पैसे मिल गए। तो फिर तो एस्ट्रोलॉजी भी ज्वाइन करनी चाहिए थी। सोचना 2-3 बार पैसे मिल गए मेरे को, कि एक महीने, पहले महीने में 1 बार मिले, दूसरे महीने में 2 या 3 बार आई थिंक पैसे मिल गए। कोई 13-14 हजार रुपए हाथ में आ गए। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा पैसा था। अब यंग लड़का, अब सोचो, और हाथ में 14,000 रुपए आ गए, तो आप तो सोचने लग जाते हो यार ये तो मैं MBA को नौकरी पर रख लूंगा, ये क्या है भाई। तो जर्नी स्टार्ट्स इटसेल्फ। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग
एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मैं फ्रीलांसिंग का काम करना शुरू कर दिया। पिताजी को बताया, मेरे फादर कहते थे पागल हो गए, डोंट ड्रॉप आउट, पढ़ाई कंप्लीट करो फिर करो। मैंने कहा फादर मेरे कनेक्शन में नहीं जो मेरे को करना है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, उस समय कोई कोर्सेज वोर्सेज होते ही नहीं थे। उस समय कोई रियल एस्टेट के ऊपर कोई चीजें ही नहीं होती थी। तो मैंने क्या करा, मैंने म्युनिसिपल लॉज, कंस्ट्रक्शन रूल्स, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या होना चाहिए, क्या होता है, क्या इसमें MIG क्या होता है, LIG क्या होता है, जनता फ्लैट क्या होते हैं, प्लॉट क्या होता है, इतने गज का बनता है, सबसे छोटा कितने का है, बड़े वाले प्लॉट का है, इस एरिया में क्या है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कौन से स्कूल हैं, कौन से कॉलेज हैं, वो देखना शुरू करा। अपने नॉलेज को अपग्रेड किया। और कुछ ना उस समय ऑनलाइन तो होता नहीं था, पहले ऑनलाइन तो कुछ बुक्स जाके खरीदी रियल एस्टेट पे, वो पढ़ी। वो थोड़ा देखना शुरू करा। कुछ म्युनिसिपल वालों से मैं जानता था लोगों को, तो इनकी मदद करी। कुछ इंजीनियर से मिला, उनसे समझाया भाई क्या रूल्स हैं, क्या होता है, कि भाई अगर ये फ्लैट में एक्सटेंशन है तो वो इलीगल कौन सी होती है और लीगल कैसे करी जा सकती है, तो वो समझ के लिया। फिर भाई अगर आपको कुछ चेंज करना है तो उसमें कैसे कर सकते हो, तो लोगों को बताना शुरू करा। एक नॉर्मल बंदे से थोड़ा सा ज्यादा जानने लग गया। तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत कोई पीछे बैकिंग तो थी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी फ्रीलांसिंग कर रहा था। एक किसी ने मेरे को बुलाया और बोला यार एक काम कर, मैं एक नया जगह डाल रहा हूँ, तू उसको संभाल और जो वहां से मिलेगा ना तेरे को 50% तेरे को दूंगा मैं। ग्रेट। सॉरी 25% तेरे को दूंगा, उन्होंने बोला शेयरिंग में गया। 25% तेरे को दूंगा। नहीं तो मैंने कहा अच्छा 25%, थोड़ा सलाह करता हूँ भैया, मैं घर में बात करके बोलता हूँ। तो गया, मैं जाके सोचा, तो मैंने कहा यार एक तो और दोस्त है, उनसे बात करता हूँ जो रियल एस्टेट में थे। मैंने कहा ये साहब ने मेरे को ऐसे ऐसे ऑफर दिया है। तो बंदे ने सुना, कहता यार तू उससे छोड़ दे, वो बेकार आदमी है, तेरे को कुछ नहीं देगा, तेरा फायदा उठा रहा है, तेरे को पता नहीं कितना फायदा उठाता है वो तेरा। तो एक काम करो, मैं तेरे को जगह डाल के देता हूँ, तू 50% ले ले। ये सेकंड बंदे ने 50% ऑफर। ग्रेट। तो ये 50% का जब ऑफर की बात हुई ना, तो मुझे बड़ा झटका लग गया। मैं कहा यार 50% ऑफर कर रहा है, तो भाई 50% क्यों देगा मेरे को कोई, आप बताओ। नए लड़के को। हाँ, मैं कहा यार मेरे को इतना एक्सपीरियंस, तब तो 8-9 महीने हुए थे मेरे को, विद इन ईयर। तो मैं कहा यार कुछ तो है, चलो एक काम करते, अब तो इसको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। तो मैं सोचा, मैं तो किसी के नीचे काम करके उन पे ऑब्लाइज भी हो जाओगे, क्या करना चाहिए। तो क्या करा, मैंने सोचा कि किसी के साथ काम नहीं करूंगा, तो वहीं से कम कमाऊंगा, लेकिन एज अ इंटरप्रेटर। इसलिए मैंने बोला ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैंने अपनी एक फर्म बनाई, उसका नाम रखा, फिर वापस चेंज करा 15 दिन के अंदर। लोगों ने बोला ये नाम ठीक नहीं है, तो उस समय द कंसल्टेंट्स करके रखा था मैंने। ओके। और बाद में कुछ साल बाद मैंने उसमें किसी ने सलाह दी कि भाई ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कर लो, तो मैंने ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करा। तो TM रहा, फिर रजिस्ट्रेशन। उसके कुछ टाइम के बाद मेरा काम अच्छा, तब गोवा चला गया था मैं, तो काफी बढ़ गया काम। तो मेरे को CA ने सलाह दी इसको प्राइवेट लिमिटेड कर दो। तो मैंने प्राइवेट लिमिटेड के लिए अप्लाई करा। तो आपने शुरुआत अपनी दिल्ली से की, आप दिल्ली मार्केट में भी काफी टाइम रहे। आई थिंक 10 से 15 साल आपने दिल्ली मार्केट में गुजारे। हाँ, ऑलमोस्ट 14-15 साल दिल्ली में। बेसिकली जनकपुरी, साउथ दिल्ली। और आप जनकपुरी में था, यहाँ से काम शुरू करा, और साउथ दिल्ली में था काफी टाइम पे, और कुछ लैंड्स का काम भी करता था। उसमें मैंने मोहाली साइड में, चंडीगढ़ के मोहाली में करा, जयपुर के पास करा। ज्यादा काम मैंने अपना ये मेरठ बाईपास रोड से लेके मसूरी, देहरादून, मसूरी, चक्रोता तक बहुत लैंड का काम करा, लैंड बैंकिंग का काम। तो उस समय जैसे दिल्ली के बिल्कुल नियर बाय गुरुग्राम भी शेप ले रहा था, आपने गोवा चूज किया, तो वो क्या कारण था? उस समय गुड़गांव कहते थे, गुड़गांव की पूरी जर्नी देखी, बहुत उसकी जर्नी देखी, द्वारका की जर्नी देखी स्टार्ट होते हुए। द्वारका में भी मैंने काम करा है। मेरे यहाँ पे द्वारका में 5-11 की मार्केट जो थी, उसमें मेरे दोस्त थे, उनके साथ उठता बैठता था। मैं ट्रेडिंग का काम भी करता था, शुरू करा था दिल्ली में। तो यहाँ पे भी वो DA फ्लैट होते ना, वो लेते थे और उसको लिपस्टिक पॉलिश करके भेज देते थे। पुराने वाले जो फ्री होल्ड नहीं होते थे, फ्री होल्ड कराते थे, एग्रीमेंट करते थे, फ्री होल्ड होते होते उसको थोड़ा रिनोवेट कर देते थे, बेच देते थे। सस्ते आते थे फ्लैट बहुत उस समय। तो 1-2 लाख रुपए कमा लेते थे। और उस समय के ट्रांसक्रिप्शन 1-2 लाख अगर एवरेज पे कर लो, हम 2 लोग भी साथ में मिलके काम कर रहे हो तो एक अच्छा रेवेन्यू होता था। कोई वो नहीं था, पिताजी फौजी अफसर थे, सरप्रस्त थे, अपने कोई ऐसे कोई खर्चे ज्यादा नहीं थे,
तो आराम से जिंदगी, और बहुत अच्छी इनकम हो रही थी, रिस्पेक्ट भी मिलनी शुरू हो गई फिर थी। क्या मोड फैक्टर रहे सर, आप एकदम से फिर गोवा मार्केट चले गए? अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था एज यू सेड? सर्कमस्टेंसेस कहूंगा, बल्कि बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया था। व्हेन आई लेफ्ट दिल्ली तो लोग बोलते थे कि पागल है, एट यू आर स्टार्टिंग टू पीक, तेरे साथ फाइनेंसर्स जुड़ने शुरू हो गए, तुम्हारे साथ लोग आने शुरू हो गए, तेरे को काफी पूछने लग गए। तो इस समय चाह रहा मैं साउथ दिल्ली में ऑफिस डाल लिया था, बल्कि किसी के साथ पहले काम भी कर रहा था, अच्छे लोन बिल्डर थे, उन लोगों की काफी आशीर्वाद भी रहा, लोगों के साथ काम भी करा, सीखा, उनको देखा, मिला। और जब आप लोगों से मिलते हो ना, तो क्या करता था मैं, लोगों को बहुत मिलता था और उनसे सीखता था। मैं कभी शर्म नहीं करी। किसी के यहाँ अगर प्लेट रखी हुई है तो हम ये नहीं कहते थे कि लाट साहब है दूसरा नहीं उठाएगा, हम उठा के उनकी प्लेट भी उठा के ले जाएंगे और पानी से निकाल के धो के रख देने, कोई क्या शर्म है जी। अपने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी वो करने में, ठीक है। उनकी कुर्सियां चार ठीक कर दी तो क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे, मैं छोटा तो नहीं हो जाऊंगा। वो और प्यार से बात करते थे, अपने को छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। उनसे बड़ी नॉलेज मिली, कई लोगों से बहुत सहायता मिली। मेरे एक मित्र थे संजू आनंद, उससे पहले मेरे एक पार्टनर थे भास्कर मेहता, उनके साथ काम करता था। फिर एक हमारे भैया अरविंद खुराना थे साउथ दिल्ली में, मतलब थे नहीं है वो, हौस खास में, मतलब काफी पुराने बिल्डर है, बड़ा नाम है दिल्ली में उनका। पहले तो बहुत वेल नोन थे, अब तो भैया थोड़े काम, मेरे ख्याल से भैया ने काम कर दिए, लेकिन उनसे भी हमने देखा है, उन लोगों को, उनके सर्कल को देखा है। काफी बड़े बड़े बिल्डर्स थे, उनको देखा हमने काम करते हुए, उठते हुए। तो इतना सब कुछ छोड़कर फिर एकदम से गोवा? थोड़ा पर्सनल है, बताता हूँ आपको क्या है। मैं गोवा ना एक मैंडेट लेके गया था लैंड की, लैंड सोर्सिंग करने के लिए। ओके। तो यहाँ पे पारस बिल्टेक करके है जी, तो पारस दूध वाले, उनका ही कंपनी है पारस बिल्टेक करके। तो उनके कंपनी के किसी वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे कांटेक्ट करा था। फिर उनसे नागर जी हैं, उन्होंने, उनसे मीटिंग हुई थी। फिर लोगों ने मेरे को एक मैंडेट दिया था लैंड सोर्स करने के। प्लस सहारा को, उस समय सहारा होम्स करके था, उनको लैंड चाहिए थी। तो उनका एक कनेक्ट था, लखनऊ का मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला था उनको भी लैंड चाहिए, तो आप उनके लिए जरा देखो, गोवा ढूंढ रहे हैं। तो मैं लैंड सोर्सिंग काफी करता था लोगों के लिए, अच्छी करा देता था, और उसमें अपना अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। तो हमारे पास इतना फंड तो नहीं था कि हम खरीद लें और दे दें, हम लैंड सोर्सिंग करते थे, वो लोग परचेस करते थे, और अपने को एक अच्छी फीस मिल जाती थी उसमें। ठीक है। और ये करने के चक्कर में गोवा गया था 2005 एंड में। तो लोग गोवा जाते हैं मस्ती के लिए, पार्टी के लिए, आप पहले दिन से गोवा इनकम के लिए गए? करने के लिए गया था। इनकम के लिए नहीं, मैं काम करने के लिए गया था। तो मैं सीरियसली, मेरा गोवा का कनेक्शन, मैं पैदा गोवा में हूँ। अच्छा, फादर बर्थ गोवा? हाँ, मेरे फादर आर्मी में थे, मतलब थे कहूंगा, क्योंकि उस समय तो गोवा में थे और मैं गोवा में ही पैदा हुआ था। कनेक्ट द डॉट्स। हाँ, मेरी मदर भी गोवा की थी, और लेकिन मेरी मदर गोवा से ज्यादा दिल्ली की हो गई थी। और एक शायद अंदर था कि मैं गोवा में रहा हूँ पहले भी, कि मुझे गोवा अच्छा लगता था, और ये था, मैं गया नहीं था गोवा। आप मानोगे, पैदा होने के बाद 4 साल की उम्र के बाद से मेरे फादर की जहाँ पोस्टिंग हुई, अलग अलग जगह पे रहा हूँ। तो गोवा रहा, झांसी रहा, फिरोजपुर रहा, कैलकाटा रहा, नगरोट आ गया, बीकानेर गया, तो बहुत जगह रहा हूँ फादर के साथ। पूना में फर्स्ट पोस्टिंग फादर की पूना में थी, पूना में गया, तब तो बिल्कुल ही छोटा था। तो पूना में अलग अलग शहर देखे हैं, अलग अलग जगह के लोगों से मिला, ये लोगों को मिलने का शौक आ गया। और एक डिफेंस बैकग्राउंड था ना, मेरे फादर कर्नल थे, उससे पहले मेजर थे, उससे पहले कैप्टन थे। लेकिन डिफेंस बैकग्राउंड का एक एडवांटेज आ जाता है, आप में झिझक कम होती है, आप लोगों से इंटरेक्ट करना सीख जाते हो। क्यों? हर साल 1.5 साल के बाद तो ट्रांसफर हो जाता था, तो नए लोगों को मिलना पड़ता था, नए दोस्त बनाने पड़ते थे। डिसिप्लिन की भी वैल्यू आती है आपके अंदर। हाँ भी और ना भी, लेकिन आप सीखते बहुत कुछ हो। जब आपको एक बात बताऊं, मैं लोगों को कई बार बोलता हूँ, ट्रेवल करा करो, घूमा करो जी। घूमने से जितनी आप चीज सीख सकते हो ना, वो आप, क्योंकि आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, उनकी एक्सपीरियंसेस, उनके से इंटरेक्ट करो, उनको ऑब्जर्व करो, सीखो। आपको ही देख करके देख लेता हूँ कि मनीष, आई हैव सीन योर ग्रोथ। मैं आपको बताऊं, देखा है, पहला कुछ साल पहले जब मिला था, उसके बाद जब मिला हूं, अब मिलाऊं, तो दिखता है ना फर्क। हम भी आप जैसे लोगों से सीखते हैं भैया, यू आर द स्टॉलवर्ट फॉर द इंडस्ट्री। तो हम मिलते हैं, लोगों को सीखते। मैंने भी तो अपने आप को चेंज करा है। एनीहार इंडिया में आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अंदर एक जमीन आसमान का चेंज है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, ऑब्जर्व करा कि भाई ये कैसे बात करते हैं, कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, और ये चीजें ला करके अपने अंदर बिठाइए।
आपका विजन बड़ा हो जाता है जब हाँ, और आप देखते हो ना वो काम कैसे कर रहे हैं, लोगों से बात कैसे कर रहे हैं। माइक के ऊपर बात करते हुए घबराहट होती थी, ठीक है, थोड़ा कर लेता था, लेकिन माइक पे हेसिटेट करता था। कैमरे के सामने तो बात ही नहीं कर पाते थे। एनआर के इवेंट्स के अंदर सामने एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर कैमरा लगा होता है। आपके सामने कन्वेंशन में 1000 कभी 1500 लोग बैठे होते हैं, आप उनको एड्रेस करना है, और वो सारे इंडस्ट्री के माने हुए लोग हैं। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी साथ साथ बहुत फर्क हो जाता है। तो वो सब बहुत ग्रोथ होती है। ट्रैवल करो, मिलो, सीखो। मैं आपके सवाल पे ही आऊंगा, गोवा कैसे पहुंचा। इसके बाद मैं जब वापस आया तो मुझे गोवा शायद अच्छा लगा, उस समय कनेक्ट बन गया आपका। बट क्या हुआ, फरवरी में 2006 में मेरे फादर पास्ट हुए। तो शायद उस समय थोड़ा इमोशनल था, थोड़ा कई बार हो जाता है ना, हाँ, कि बिल्कुल आप कट ऑफ हो जाते हैं। और सडनली मेरे को क्या हुआ कि मेरे को घुटन लगने लगी, और शायद दिल्ली से नहीं था कि फादर का लॉस, ये वो एक दिल में वो रह गई कि यार डिटैच होना है अभी, नहीं कुछ हो गया जिससे आई वांटेड अ चेंज। मैं ये सोच के नहीं गया था गोवा कि मैं परमानेंटली गोवा में जाके सेटल होऊंगा। ओके। तो मैंने क्या करा, मैं कहा चेंज लेना है, 1-2 महीने के मैं ब्रेक लेकर के मैं गोवा जाता हूँ, गोवा में रहता हूँ, थोड़ा सा टाइम के बाद वापस आ जाऊंगा। ओके। तो मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए अपने आप को उसके चक्कर में गोवा चला गया। पहले महीना मैंने गोवा को इतना एक्सप्लोर करा कि मैं गोवा की इतनी रोड जानता हूँ जहाँ के काफी मेरे को वहां के लोकल बोलते हैं कि मतलब तेरे इतनी जगह तेरे को अच्छी तरह से पता है जितने शायद हमने भी नहीं देखे हैं। तो मैंने मैंने लोग बीचेस और ये घूमते, मैंने बीचेस वो देखे जहाँ पे कोई जाता ही नहीं था, आदमी नहीं दिखता था। अब तो बहुत जगह सब जगह चले जाते हैं, लेकिन आपको खड़े हुए बीच में आप सोचो 1 घंटे तक आप खड़े हो और एक गाड़ी नहीं निकली, एक साइकिल नहीं निकला, एक आदमी नहीं निकला। दूर से कोई मछुआरा दिख रहा है आपको, हाँ वो दिख रहा है, लेकिन आपको कोई दिखता ही नहीं था। मैं अंदर के इंटीरियर के जंगल्स में गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर गया, वहां घूमा, वाटर अंदर की ऐसी ऐसी जगहें देखी हैं जो मुझे मालूम है। मैं गोवा के साइड के एरियाज घूमा, महाराष्ट्र जो बॉर्डरिंग एरिया, बहुत सुंदर एरिया, सह्याद्री फुटहिल्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेंजेस। हिमालयस में तो मैं घूमा हूँ क्योंकि मैं रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार थे और हम घूमने का बहुत शौक होता है फौजियों को, तो हम बहुत जगह गए। मेरे डैड कश्मीर में पोस्टेड थे, कश्मीर की भी काफी यादें हैं, अलग चीज है, उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शायद मैं वो घूमा, अच्छा लगा, और मैं बाई चांस तब पहुंचा था जब बारिशें शुरू हुई। ओके। तो जस्ट बारिश से पहले आया था, और जब मैं वहां था तो बारिशें शुरू हो गई, तो मैंने अपना स्टे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, 15, 20, 25 दिन बारिशों में घूमा गोवा में। एंड गोवा मेरे को पूछोगे ना मनीष, सबसे सुंदर बारिशों में होता है, जबकि लोग अवॉइड करते हैं कि रेनी सीजन में गोवा नहीं जाना चाहिए। मेरे को बारिश बहुत पसंद है। एक तो शायद दिल्ली में इतने साल रहा तो बारिश कम होती है हमारे यहाँ, तो मतलब बारिश तो क्या बोलेंगे उसको, एक लग्जरी हो जाती है। मतलब यहाँ आ जाती है तो आपको पानी भर जाएगा वो दिखेगा, लेकिन पहली बारिश में वो बच्चों को वो होता है ना एक्साइटमेंट, वो मेरे को आज भी होता है। मिट्टी की खुशबू, गीली मिट्टी की वो सौंधी खुशबू होती है ना, जो पानी उसको हिट करता है, उसको पेट्री चोर बोलते हैं वो स्मेल को पर्टिकुलरली। तो बहुत क्या कहते हैं, मुझे अच्छी लगती थी, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता था। और वो बारिश के अंदर तो मैंने क्या, गाड़ी तब भी किराए पे मिल जाती थी, मैंने एक जिप्सी किराए पे ली और वो बारिशों में घूमता रहा पूरे गोवा में। कभी यहाँ जाता था, कभी वहां जाता था, अकेला घूमता था और एक्सप्लोर करा गोवा। फिर पता नहीं क्या मन में हो, मैं कहा चलो जब अब पढ़ने का जिसको शौक हो और जिसको रियल एस्टेट में एक्चुअल इंटरेस्ट हो, वो क्या करेगा, कहेगा जरा देखे यार मार्केट क्या है। लैंड सोर्सिंग के लिए तो आया था कुछ टाइम पहले, कुछ लोगों को मिला था, वो सब मिल चुके थे, तो मैं चेक करता यहाँ क्या रेट है, यहाँ क्या रेट है। अच्छा, मेरे सामने कांदोले मेन रोड पे 2000 रुपए स्क्वायर मीटर से प्रॉपर्टी बढ़ करके 6000 रुपए स्क्वायर मीटर हो गई, लेस देन ईयर पीरियड में, 6 महीने 7 महीने के पीरियड में 3 टाइम्स। मैं तो हैरान हो गया, और लेस देन 6 मंथ्स पीरियड में। तो आज भी बोलते ना अभी पीछे के ये जंप हुआ है गोवा में, बस वो जंप कुछ नहीं है जो उस समय जंप हुआ था। ओके। दैट जंप जो 2006-7 में आया था, वो जंप तो आज भी हम इस पिछले जंप को, कोविड वाले जंप को बड़ा कहते हैं, भूल जाओ, कुछ भी नहीं था उस जंप के सामने। तो रेट 25,000 पहुंचा फ्रॉम 2000, 10 टाइम्स से ऊपर, 10 टाइम्स से ऊपर, 12 गुना से भी ऊपर हो गया, 12.5 गुना इन अ लोकेशन
इम्पॉसिबल ग्रोथ मानी जाती है। इन वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम वो अराउंड 1.5-2 साल के पीरियड में इतना रेट पहुंच गया था। टेक्निकली आप गोवा नहीं गए, गोवा ने आपको बुलाया। हाँ, मैंने वो देखा, मैं कह रही यहाँ तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो खैर एनीवे, तो कट इट शॉर्ट, मैं गोवा गया। हमने सोचा एक छोटी इन्वेस्टमेंट किसी को करवाता हूँ, अपने एक भाई को कन्विंस करा और उनके थ्रू हमने एक छोटी इन्वेस्टमेंट करी। पहली इन्वेस्टमेंट में लिटिगेशन हो गई। फिर उसको कैसे? वो लिटिगेशन को करने के चक्कर में मैंने वो चैलेंज लिया और वो लिटिगेशन मुझे 10 साल लड़ना पड़ा केस। मैं जीता और मेरे को अच्छा वो हुआ। लेकिन 10 साल फिर आपकी जर्नी गोवा में ही रही। मैं गोवा में, अब क्या हुआ, जब ये सब हो रहा था उन दिनों गोवा में शादी भी हो गई। अब गोवन नहीं, मराठी लड़की, पर फैमिली सेटल्ड इन गोवा, बट इट इज अ फैमिली कनेक्शन। मतलब मेरा कोई वो नहीं था, इट वॉज अ फैमिली कनेक्शन। फादर की डेथ हुई थी, आपको पता है क्या होता है, साल के अंदर फैमिली प्रेशर डालती है जी। तो वो था, और मेरी मामी के कोलीग थी, तो फैमिली का कनेक्शन हुआ। उन्होंने बोला लड़के के लिए क्या कहते हैं, लड़की ढूंढ दो, तुम गोवा में ढूंढ दो, ये तो गोवा में ही रहता है करके। तो मेरी मामी ने कनेक्ट करवाया और वो फैमिली के थ्रू अलग तो फिर आप परमानेंट स्टे का क्लियर हो गया, शादी हो गई वहां पे। तो अब शादी हो गई नहीं, मैं तो दिल्ली आने के चक्कर में था उन दिनों में। लेकिन क्या हुआ, अब थोड़ा टाइम ले रहा था और मेरे को गोवा और इंटरेस्टिंग लग रहा था। उतने में लिटिगेशन वगैरह हो गया, तो थोड़ा शुरू में संभालने के लिए वहां रह गया। और मैंने गोवा के बारे में, रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करना शुरू करा। जितना मैं देखता गया, जितना पढ़ता गया, मैंने कहा उतना अच्छा लगता गया। और फिर गोवा में ना एक स्टेटमेंट बोली जाती है गोवा के बारे में, दैट गोवा इज नॉट अ स्टेट, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो ये लोग बहुत स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो शायद वो दिमाग में घुस गया कि गोवा तो घर कर गया अपने अंदर। तो एक बार गोवा वो अंदर घुस गया और दिल्ली वाले के अंदर घुस गया तो फिर वो निकलता नहीं है आसानी से। और मैं वहां बस गया, केस भी लड़ रहा था, कुछ काम भी करना शुरू कर दिया, कुछ काम बन भी गए, कुछ होता चला गया, एक से एक जुड़ता चला गया, पर जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। क्योंकि मैंने अराउंड मैं बता रहा हूँ जो एक्सप्लोर करा था, वो 45-40 दिन के बाद मैंने अपने मदर को फोन करा और मैंने मदर को बोला मैं यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। मेरी माँ कही पागल हो गया, घूमने तो बहुत टाइम हो गया, तो आ जा यहाँ पे वापस आ। और मेरी माँ तो पक्की पंजाबन हो चुकी थी तब तक, गोवा का तो कुछ रहा ही नहीं था, मतलब गोवा की तो कुछ बचा ही नहीं था मेरी माँ में। तो शी हैड बिकम अ लिटरल पंजाबी लेडी। और मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो मेरी माँ के पागल हो गया, घर आ तू वापस, छोड़ दे ये सब फालतूगिरी बंद कर, तू चुपचाप हो गया, कोई बात नहीं घर। बट मैंने कहा नहीं, मैं तो गोवा जा रहा हूँ, आपको चलना है साथ में तो बताओ, नहीं तो आप रहो, मैं आता जाता रहूंगा। उन दिनों बेचारे वो एयरलाइन वगैरह बड़ी सस्ती टिकटें होती थी जी, कुछ कंट्रीब्यूशन अपना भी है, कुछ एयरलाइंस बंद कराने में। तो हम मेरे जैसे कुछ और लोगों का भी था, तो उन्होंने जीरो टिकटिंग शुरू करी, 222 रुपीज की टिकट, 500 रुपए की टिकट शुरू करी। उसने मेरा एक्चुअल गोवा में बिठाने का कंट्रीब्यूशन उन एयरलाइंस का है। मैं आपको बताऊं, मेरी शिफ्टिंग में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करा उन्होंने। मेरे तो कुछ दोस्त थे अलग अलग इंडस्ट्रीज में, उन्होंने क्या करा, जैसे आप हो, आपने बोला यार हमें जीरो मिल रही है, तो मैं उनको बोला यार जब भी जीरो मिले ना बुक कर दिया करो, मैंने देखो मत आगे पीछे। तो उन्होंने सारी बुक करनी शुरू करी, 2-3 दोस्तों ने। और मेरे को मेरी ट्रैवलिंग पहले साल में 30-35 हजार रुपए का खर्चा हुआ खाली, और मैं हफ्ते में 2-2 बार ट्रैवल करता था। और एयरलाइन वाले तो सोचते हैं कोई बड़ा ही साहब होगा जो हफ्ते में 2-2 बार निकल के आता है। और मेरा तो होता ही नहीं था, कई बार तो जीरो एयरलाइन होती थी और 1-2 तो कनेक्ट ऐसे होते थे कि अपग्रेड मिल जाता था, सब जानने लग गए थे। तो जीरो पे बिजनेस क्लास फ्लाई करा आपने, मैंने करा है, जीरो पैसे देके बिजनेस क्लास। तो ये तो आजम बात हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आपको सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कहूंगा, लेकिन उस समय वो लो कॉस्ट एयरलाइंस वगैरह और बाकी एयरलाइंस ने भी कंपटीशन शुरू कर दिया। तो एयर सहारा, एयर इंडिया में भी अपग्रेड मिले, अब बहुत लोग जानने लग गए थे क्योंकि रेगुलर आता था, रेगुलर फ्लायर, तो वो देखने लग गए, एयरपोर्ट पे पहचानने लग गए थे। तो वो जाते थे, बोलते सर वो अब आओ मैं आपको अपग्रेड दिला देता हूँ। जाते थे, अपग्रेड मिल जाता था। उसको फोन कर देते थे, यार मेरा एक आज फ्लाइट है तो PNR नंबर भेजो। वहां जाता था, पता लगता था अपग्रेड मिल गया। अब किसको अच्छा नहीं लगता सर अपग्रेड। तो हम और ज्यादा होते चले गए, और जितना मेरा ट्रैवल होता चला गया, फिर धीरे धीरे गोवा में ज्यादा काम करना, और दिल्ली में मेरा काम ही बंद हो गया, कम होता चला, और काम बंद ही हो गया। मैंने बिल्कुल ही वहीं अटेंशन देना शुरू करा। फिर वाइफ को बोला अब यहीं सेटल होके रहेंगे, वाइफ की जॉब वगैरह भी वही थी जी, वो छोड़ने को तैयार थी रहने के लिए। लेकिन फिर ग्रैंडफादर वगैरह ने भी मेरे को कहा नहीं, गवर्नमेंट एडेड जॉब में है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, वो पुरानी सोच के भाई वो करो। और मेरे को भी क्योंकि काम करना शुरू करा था, तो वाइफ को मैंने बोला क्योंकि चाहिए था, जीरो से स्टार्ट कर रहा था।
तो 20 साल पहले की जो जर्नी स्टार्ट करी थी ऑलमोस्ट, वो भगवान की दया से काम आई। बट मनीष, एक ही लाइन लास्ट आपको बोलूंगा, वो जो ग्रोथ चाहिए ना आपको, तो आपको एक ही काम करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है उसमें। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज द की। प्रेसिस्टेंस चाहिए आपको, बिल्कुल, प्रेसिस्टेंस इज द की। कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको प्रेसिस्टेंस एंड ग्रोथ, नॉलेज ग्रोथ चाहिए। सबको बताऊं, आपको खासकर बताऊंगा और आपके ऑडियंस के भी बताना चाहूंगा कि गोवा के बारे में ये बड़ा परसेप्शन है कि शायद गोवा सिर्फ टूरिज्म से चलता है। नॉर्थ इंडिया में तो यही है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा चंक है। और उससे पहले, टूरिज्म से पहले माइनिंग होता था। माइनिंग वाज द लार्ज बिजनेस, टूरिज्म छोटा बिजनेस था कंपैरिजन में। कुछ साल में टूरिज्म, अच्छा खाली टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म एंड रियल एस्टेट, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन टूरिज्म एंड रियल एस्टेट हैंड इन हैंड, टूरिज्म विथ रियल, मतलब रियल एस्टेट विथ टूरिज्म होना शुरू हो गया। एंड टूरिज्म विथ रियल एस्टेट ने ग्रोथ देखी। ये ग्रोथ जो हुई है इज नॉट बिकॉज ऑफ टूरिज्म, इट इज रियल एस्टेट एंड टूरिज्म का कंबाइन होना। सर्विस्ड अपार्टमेंट, सर्विस्ड विलास, ये कॉन्सेप्ट्स आना। माइनिंग के लिए लोग वहां जाते थे, माइनिंग का काम भी था। उसके बाद आपको मालूम गोवा का साइज क्या है इंडिया के कंपैरिजन में? 1%, 0.112% if I'm not wrong. Below than 1%. 0.112, मतलब ये परसेंटेज है इंडिया के उसमें। लेकिन हिंदुस्तान का 13% फार्मा का मैन्युफैक्चरिंग गोवा में होती है। फार्मा हब माना जाता है इंडिया का। ग्रेट। उसके सिवाय आज की डेट में सब हम लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं जी, लेकिन उनके हार्डवेयर आता है। तो कंपनीज लाइक डिजिसोल और बहुत सारी कंपनीज और होती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें। तो क्वालकॉम, बहुत बहुत, मतलब इतनी कंपनीज हैं पूछो मत। गोवा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का हब है। मैन्युफैक्चरिंग गोवा में काफी मैन्युफैक्चरिंग का हब है। यहां तक कि अब मालूम नहीं है कि 2 साल मेट करके मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उनके जो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट गोवा से है, नेशनल प्रेसिडेंट लास्ट 2 years से। गोवा गवर्नमेंट भी आई थिंक काफी एग्रेसिवली प्लान करती है कि फिल्म फेस्टिवल्स, अलग अलग कार्निवल्स, उसी पे आ रहा था। उसके सिवाय भी और चीजें, स्टील रोलिंग मिल्स है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, और भी बहुत सारी चीजें। ऑटोमोबाइल भी आई थिंक काफी, ऑटो नहीं, लेकिन अब कुछ कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी लाने की। गोवा गवर्नमेंट ऑलरेडी रेडी कर लिया है, कभी भी लॉन्च करेंगे वो। वेयर हाउसिंग के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। उसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, गोवा में एक ड्राई पोर्ट बना दिया उन्होंने, जो किससे कनेक्टेड था, रेलवेज और पोर्ट से। तो वो पोर्ट और रेलवेज का ड्राई पोर्ट बना दिया। लेकिन गोवा में अब हाईवेज का नेटवर्क भी बहुत अच्छा बनता जा रहा है। इन दिनों काफी काफी, और 2 बड़े हमारे मेन वो है हाईवेज, लेकिन दोनों का जो कनेक्शन है वो जो आगे का था वो बहुत बढ़िया हो रहा है। अब विद इन दिस ईयर गडकरी तो सुपर्ब काम कर रहे हैं हमारे, बिल्कुल ठीक है। अब उन जैसे मंत्री धन्य हम लोग को, हमारे को मिले। बिल्कुल ठीक बात। गोवा बॉम्बे के बीच में 14 घंटे लगते थे ट्रैवल करने के लिए पहले, 14 आवर्स। अच्छे ड्राइवर हो तो 12 घंटे भी लग जाते थे। कुछ इंप्रूवमेंट्स होने के बाद कोई 10 घंटे में पहुंच जाता है, कोई 12 घंटे में पहुंच जाता है। आजकल कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो 16 घंटे लग रहे थे। लेकिन विद द कंप्लीशन के नजदीक आ गए, इस साल कंप्लीट हो जाएगा। वो तो जुलाई की बात करें, लेकिन मैं जून जुलाई छोड़ो, अगर साल के एंड में भी हो गया जी, गोवा का ड्राइविंग डिस्टेंस क्लेम्ड 6.5 घंटे फ्रॉम बॉम्बे रह जाएगा। ग्रेट, विच इज अमेजिंग। और दूसरा आपको एक और चीज बताता हूँ, ये 6 लेन हाईवे कंप्लीट हो रहा है। उसके सिवाय गोवा के बॉर्डर पे 2 स्टेट हाईवेज है जो 4 लेनिंग हो रही है। उसके सिवाय एक और हाईवे जो कनेक्ट करता है, तो ये जो बॉम्बे कारवार हाईवे है, मैंगलोर हाईवे, वो बड़ा हो रहा है। मैंगलोर, फिर जो बैंगलोर पुणे एक्सप्रेसवे है, वहां से एक और कनेक्ट आता है। अनदर हाईवे कम्स फ्रॉम बेलगांव साइड, और वो अपना पोंडा के पास से आकर के वास्को के वहां जाता है, तो वो मड़गांव जाता है, 2 उसके वो स्प्लिट हो जाता है। तो वो रोड भी, और पेंजिम भी आता है उसका एक एंड। तो NH4A पहले बोलते थे, अब तो उसका नाम नंबर चेंज कर दिया। ये जो है स्प्लिट हुआ है, ये जो आके हिट होता है, ये भी 4 लेन हो रहा है। और गोवा में तो 4 लेनिंग हो गई है। आगे कर्नाटका का कनेक्ट भी अच्छे हो रहे हैं, घाट के रोड्स को भी चौड़ा करा जा रहा है और बड़ा करा जा रहा है। तो रोड कनेक्ट जी, रेलवे की डबल ट्रैकिंग चल रही है, ठीक है। पोर्ट को बड़ा करा जा रहा है। MPT पोर्ट जो है बहुत बड़ा वो है, वहां पे ऑलरेडी क्या नाम है, क्रूज टूरिज्म शुरू हो चुका है जी। और क्रूज टूरिज्म के साथ साथ क्या नाम है अपना
इसको एक्सपेंड करा जा रहा है टूरिज्म को। उसके सिवाय अपनी ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी होती जा रही है, रेलवे की डबल ट्रैकिंग हो रही है, लेकिन सबसे मेन चीज WM एयरपोर्ट, जी अब नया मोपा एयरपोर्ट। आई थिंक मोपा ने तो अपना गोवा का पूरा एक पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, फ्यूचर ग्रोथ का एक अलग वर्टिकल बन गया है मोपा। अभी तक तो कुछ लोगों ने देखा ही नहीं है मोपा के बारे में। ओके, पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड मोपा क्या है। मैं आपको बताऊं व्हाट इज मोपा। एक एयरपोर्ट, इट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहली बात तो एयरपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जी ठीक है। 2 रनवेज है, probably they'll be able to expand even 1 more. Across लाए तो मे बी 4 भी कर ले आए, लेकिन 2 पैरेलल रनवेज के साथ शुरू करा, आई थिंक 3rd भी बन सकता है जी। एंड क्रॉस रनवे बनाया तो 4th और 5th भी शायद आ जाए, बट 2 तो है बिल्कुल, तो हम 2 पे ही बात करते हैं, 3rd की बात ही नहीं करें। अभी तो एक ही यूज हो रहा है क्योंकि अभी उतना ही चल रहा है, तो वो ट्रैफिक एक में ही मैनेज हो जाता है। तो सेकंड को भी रन कर, उसको टैक्सी वे के तौर पे यूज कर रहे हैं, यूज ही नहीं कर रहे अभी रनवे के तौर पे, पर कभी भी कर सकते हैं। एडवांस फैसिलिटीज डल चुकी हैं वहाँ पे बिल्कुल। लोग कई आपने रूमर भी सुना होगा 10 बजे के बाद मोपा एयरपोर्ट नहीं खुलता, सुबह के बाद चलता, लेट शुरू होता है। कहाँ लेट शुरू, कहाँ मोपा एयरपोर्ट तो आप कभी भी स्टार्ट होता है। मैं खुद 1 बजे लैंड हुआ, सुबह 6 बजे की फ्लाइट्स नहीं है वहां से, तो क्या कहते हैं 4 बजे 5 बजे आपको एयरपोर्ट तो चल रहा होता है, और वो एक्सपेंड कर भाई, जब कैपेसिटी है और आपका खाली पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली क्या नाम है, आप करोगे ना उसको, क्या कहते हैं उतना ही यूज करोगे ना जितने देर में चल रहा है। आपको क्यों अननेसेसरी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देर तक रखोगे, बिल्कुल सही। पर जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे वो एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मोपा ने उसका एक पूरा वर्टिकल नया बना दिया। मोपा के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मोपा है क्या जी। मोपा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्क बताओ तो पालम पहले हमारा होता था दिल्ली, मैं दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा क्योंकि दिल्ली के लोगों को समझ आएगा। बिल्कुल, पालम एयरपोर्ट था, फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना जी। तो ये 1975 में चाहते थे, इन्होंने डिसाइड करा कि पालम एयरपोर्ट को अपग्रेड करके एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर करा, इसलिए मुझे मालूम है। आपको इतना बताऊंगा, और एक केस स्टडी करी थी हमने गुड़गांव के ऊपर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अब वो उसके अंदर आपको एक सिंपल चीज मैं बताना चाहूंगा। पालम एयरपोर्ट एक नॉर्मल एयरपोर्ट था बिल्कुल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फैसला करा गया 75 में, फिर वो गवर्नमेंट गिर गई। 80s में जब गवर्नमेंट वापस आई तो उन्होंने फिर से रिवाइव करना शुरू करा। उस समय एक मिस्टर सिंह, DLF के फाउंडर जी, मैं बोल ही देता हूँ, ही हैड सॉ द अपॉर्चुनिटी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और उन्होंने गुड़गांव में काम करना शुरू करा जी। करा के भी 90s तक गुड़गांव में रेट क्या था, अर्ली 90s से पहले लेट 80s काफी कम, मतलब बहुत 1500-3000 का रेट था प्लॉटेड का, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप है कि नहीं, बिल्कुल है। तो सोचो जहां पे आप 1500 रुपए में इतनी बड़ी कंपनी से आपको प्लॉट मिल जाते थे, आज की डेट में वहां पे फ्लैट आपको कितने रुपए स्क्वायर फीट पे मिलता है वो ना गिनाऊं तो अच्छा है। सारी दुनिया जानती है, मुझे बताने की जरूरत, बिल्कुल ठीक बात है। सेम मोपा एयरपोर्ट भी फर्क लेके आएगा, फ्रॉम अ नॉर्मल एयरपोर्ट टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। WM को भी इंटरनेशनल अपग्रेड करा गया, पर वो लिमिटेड था जी, क्योंकि डिफेंस एयरपोर्ट भी है, तो लिमिटेड टाइम स्लॉट्स हैं। एक पर्टिकुलर मॉर्निंग टाइम में आप काम, मॉर्निंग टू लिटरली आफ्टरनून तक काम नहीं कर पाते हो। ओवरनाइट पार्किंग फैसिलिटीज नहीं थी, मोपा में वो सब अवेलेबल है। सेकंड, मोपा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, वो बेसिकली कार्गो हब है। वेस्टर्न रीजन का कार्गो, सबसे बड़ा कार्गो हब बनने का पोटेंशियल है उसके अंदर। बॉम्बे, मुंबई, अपनी मुंबई, जिसको मैं बॉम्बे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के लोग अभी भी बॉम्बे बोलते हैं। तो उसके बाद एक साइड में हैदराबाद और एक साइड में बैंगलोर और बॉम्बे से तकरीबन मुंबई से 650 किलोमीटर 600 किलोमीटर के बीच में, 630 और 600 के बीच में टू बी एग्जैक्ट, और इससे करीब क्या 900 किलोमीटर के आसपास है। तो इन तीनों के बीच में सबसे बड़ा एयर ट्रांसपोर्ट हब बनने वाला है। अब आपके पास पोर्ट है जी, जो एक्सपेंड हो रहा है, डबल ट्रैकिंग ऑफ रेलवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है जो बहुत जबरदस्त हो रहा है। ऑल बिग 4 ऑफ ट्रांसपोर्ट गोवा में, जो दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली में सिर्फ 3 है, गोवा में चौथा भी है, सी तो है ही नहीं। तो वही बोला, दिल्ली में चौथा भी है, और रिवर ट्रांसपोर्टेशन अभी तक दिल्ली में हम यूज नहीं कर पाए ठीक से। तो भाई गोवा में 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं,
ऑल 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किक होता है। तो पोटेंशियल मतलब किसी एक सिंगल वर्टिकल पर डिपेंड नहीं, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है। अगले 8-10 साल बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आ रही है जी। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट चलता ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे भाई। डीएलएफ में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो गुड़गांव तो प्राइस तो बढ़ा, फिर सरकार ने क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ लाई, हाईवेज बड़ी हुई, ग्रोथ आई, इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ, ग्रोथ आई, गुड़गांव हुआ, यहाँ मारुति आया, फिर मानेसर खुला, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप हुई, आगे इंडस्ट्रियल सेटअप्स हुई, रोड्स बड़ी हुई, हाईवेज बड़े हुए, बढ़ता ही चला गया। तो अमित भाई, इसमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है, तो गोवा का जो लोकल आदमी है उसको ये नहीं लगता कि उसकी कल्चरल शिफ्टिंग हो जाएगी? बहुत लगता है। देखो आप एक बात समझो यार, ये तो रिजेंटमेंट यहाँ हमारे को गुड़गांव में भी देखने को मिली थी, वहां तो छोड़ दो ना। नहीं, वहाँ का लोकल लाइट ये सोचता है कि भाई ये दिल्ली या नॉर्थ से स्पेशली जो लोग आते हैं। मैं वही आपको करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, ये तो गुड़गांव में भी हुआ है। आप याद करो ना, फैक्ट्रियों में तो लोकल वर्कर्स को नौकरी नहीं दे रहे हो, बाहर के लोगों को ला रहे हो, ये तो यहाँ पे भी है। और बहुत छोटा स्टेट है, हिंदुस्तान का सबसे छोटा स्टेट। आप गोवा को छोड़ दो, महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में भी तकलीफ होती थी उनको कि बाहर वाले आ रहे हैं, साउथ इंडिया वाले काम कर रहे हैं, ये वाले गुजरात वर्सेस मराठी, तो होता ही है ना। जब आप किसी छोटी जगह में जाओगे, आप उन पे हावी होने की कोशिश करोगे, उनके अंदर एसिमिलेशन नहीं लाओगे, उनसे मिलजुल के रहने के बजाय आप उनके ऊपर अपनी चीजें थोपने की कोशिश करोगे तो उनको तो दिक्कत आएगी। तो आप उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करो, उनको इज्जत से बात करो थोड़ा। खासकर अब मैं आपको बताऊं मनीष भाई, अपने यहाँ पे थोड़ा मेरा बाप कौन है का बहुत लोगों को है, जानता नहीं मैं नॉर्थ इंडिया के स्टेट, थोड़े नाम फेंकने की आदत होती है, मैं फलाने को जानता हूँ। ये जब आप टूरिस्ट कर के आते हो, आप ये जाकर के बाहर वियतनाम में करोगे? नहीं, जानता है मेरा बाप कौन है? नेवर पॉसिबल। लोग बोलते हैं ना थाईलैंड वियतनाम, जाओ ना वहां करो ना, ये आपको पता नहीं। मेरा क्वेश्चन यही आने वाला था कि थाईलैंड वर्सेस मैं वही लेके आ रहा हूँ आपको, बस मेरे को समझ आ गया था, आप धीरे धीरे मेरे को कहाँ पहुंचाने वाले हो। अब आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, जब आप एक जगह जाते हो, आप वो रिस्पेक्ट करो ना, थोड़ा प्यार से बात करो। आप प्यार दोगे ना, आपको इतना प्यार मिलता है, गो से पूछो मत। मैं एग्जाम्पल हूं ना। हाँ, और इन कई सब नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, उनका नतीजा सारों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं है कि हर इंसिडेंट हमारे नॉर्थ वाले ही करते हैं, दूसरे भी करते हैं, बदनाम तो हम ज्यादा होते हैं सबसे ज्यादा। और पूरे हिंदुस्तान से कहीं करे तो दिल्ली वालों का नाम लगेगा। तो मुझे भी कई बार दिल्ली वाला बोला जाता है, ठीक है, और हूं भी प्राउड टू बी दैट। भले ही मैं पैदा गोवा में हुआ, लेकिन यहाँ पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, बहुत साल रहा हूं, तो मैं तो यहाँ का मिट्टी अंदर है, खून में है ना। बिल्कुल ठीक। तो और बड़ा हुआ, जब अब होश आया, कहते ना बचपन से जब होश आना शुरू हुआ, समझ आना शुरू हुआ, तो वो यहाँ पे था। तो ऑब्वियसली आप यही ऑब्जर्व करोगे। लेकिन दोनों है, थोड़ा सा अगर आप हम्बल रहे, आदमी थोड़ा इज्जत से बात करे लोगों से, तो आपको इज्जत मिलती है। गोवा ने भी खुली बाहों से फिराया सबको। आज मैं 0 से स्टार्ट करके भगवान की दया से गोवा में अच्छा नाम कमा के बैठा हूँ, अच्छी इज्जत से मिलती है, लोग प्यार से मिलते हैं, और काम कराए। और खाली काम ही नहीं कराए, ये नहीं करा कि जमीन दिखा दिया, बोला ये प्लॉट है जी, ये फ्लैट है जी। वहां के रूल्स रेगुलेशन सीखे, यहाँ के क्या टाइटल के अंदर कैसे देखना है, उसके पेपर सर्च कैसे करना है। खाली ये नहीं कि कागज को देख लिया और देख लिया, उसको सर्च कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई कैसे करना है, बहुत सारी चीजें करी। क्योंकि ड्यू डिलिजेंस गोवा में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों है? आई थिंक कुछ रूल्स अलग है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बहुत आराम से समझाऊंगा तो बहुत आराम से हर आम आदमी को समझ आ जाएगा। भाई आपने डीडीए से फ्लैट लिए, तो उसमें आपने क्या चेन डॉक्यूमेंट देखनी है कि डीडीए से फ्री होल्ड हुआ है या नहीं जी, ठीक है। और फ्री होल्ड हुआ नहीं है तो हो सकता है क्या, ओरिजिनल अलॉटी है, अलॉटमेंट है उसके पास, फ्री होल्ड हो गया है, ओरिजिनल अलॉटी है, मैंने उससे या सेकंड सेल है तो सेल डीड्स देख ली बीच में, वही देखना आपने। तो बहुत बड़ी चीज नहीं देखनी। लेकिन जब हम जमीन में आ जाते हैं, जैसे गुड़गांव में ही खरीद रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, तो आप खसरा खतो नहीं देखोगे जी, ठीक है, फर्द देखोगे, ठीक है, उसमें किसानी के डॉक्यूमेंट देखोगे, उससे खरीद के लोगे, उस पर नाम चढ़ गया खाते में या नहीं चढ़, देखोगे, ये देखोगे ना। बिल्कुल। तो वहां उसको अलग नामों से बुलाया जाता है, लेकिन सरकारी दस्तावेज वही है, प्रोसेस सेम है। वहां 7/12 बोलते हैं, या गोवा में 1/14 बोलते हैं, 7/12 बोलते हैं महाराष्ट्र में, और गोवा में 1/14 बोलते हैं। ओके। उसमें गोवा में फर्क ये है, यहाँ पे
ओनर का नाम लिखा होता है, ऑक्यूपेंट होता है, तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट भी देखने पड़ते हैं। ओके, ठीक है, देखने का डॉक्यूमेंटेशन चेंज हुई है, सर्वे प्लान, खसरा खतौनी, आपका फरद, तो 7/12, 114, फिर फॉर्म 9, पहले के नंबर्स होते थे, उससे पहले कुछ और होता था, रजिस्टर दी एग्रीमेंट सर वगैरह बोलते थे। आपका जैसे आज की डेट में हमारा प्लान होता है, उस समय क्या नाम है, ओल्ड सर्वेज होते थे, कैडेस्ट्रल सर्वे प्लान बोलते थे। और मजे की बात है, वो कैडेस्ट्रल सर्वे प्लान आज के प्लान से ज्यादा एक्यूरेट है। ओके, तो ओल्ड रिकॉर्ड मेंटेन इतना बढ़िया है, आर्काइवल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जिस एरियाज में हुआ था उस एरिया में अगर आपको डॉक्यूमेंट चेक करना आता है, परफेक्ट रिकॉर्ड्स मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स के। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सीखने की बात है, समझने की बात है। और दूसरा, यहाँ से लोग जाते हैं अपने लोगों के अंदर क्या कमी है, जल्दबाजी। दूसरा, 2 पैसे बचाने की कोशिश। आप किसी अच्छे रेप्यूटेड रियल्टर जो हम बोलते हैं या ब्रोकर के पास जाओ, जिसको जो यही काम करता है, जिसको वहां की लोकल नॉलेज हो, उससे एंगेज करो। वो आपको अच्छी जमीन दिलाएगा, क्योंकि उसको अपनी इज्जत प्यारी है, अपना नाम प्यारा है। वो आपको के साथ कभी गलत नहीं होने देगा और कोशिश करेगा आपके पैसे को ग्रोथ में इन्वेस्ट कराए, आपको सही एडवाइस देगा, आपको कहीं भी पैसा भेड़चाल में नहीं डलवा देगा। दूसरा, आप एक अच्छा वकील लो, हायर करो। 2 पैसे अपनी बड़ी मोटी इन्वेस्टमेंट करते हो, अच्छी लाइफ की इन्वेस्टमेंट होती है। आप देख लो, वो चीज करो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी गोवा में। उस तरह की लिटिगेशन तो फिर हर जगह है, अगर आप नहीं करोगे तो हर जगह फंसोगे। तो आप यहाँ पे भी फंस जाओ, और वहां का क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं है, तो और फंसने के चांस हो जाते हैं। दूसरा, गोवा में ना ज्यादातर डेवलपर्स कोई विदाउट सैंक्शन काम ही नहीं करते थे पहले। अब यहाँ से आके कुछ लोगों ने हवाबाजी करनी शुरू कर दी। अभी तो जमीन का एग्रीमेंट भी नहीं है, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, दबा के लोगों से पैसे उठा रहा हूँ, बाद में एग्रीमेंट्स कर रहा हूँ, बाद में सैंक्शन नहीं हो रहे। बाहर के बिल्डर्स से ज्यादा है वहां का लोकल या वहां पे बसा हुआ बिल्डर जो है, जो बाहर से भी हो, वो ये करता ही नहीं। तो गोवा जो आपका रेरा है, वो उस पर एक्शन नहीं लेता कि भाई बिना अपने जमीन लिए आपने बेचना शुरू कर दिया? ये तो यहाँ का रेरा भी ले सकता है, लेता है क्या एक्शन पूरा? जब तक उनके प्रॉपरली कोई कंप्लेंट नहीं जाके करे, वो क्या करेंगे? वो भी सुमोटो एक्शन नहीं लेते। और कोई महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी बेच रहा है गोवा का नाम लिख करके, वो होती तो गोवा की है ही नहीं। आपने फिर मेरा अगला सवाल पहले एडवांस बोल दिया। वो इसलिए क्योंकि पॉइंट से कनेक्टेड है। अब महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है, उसको न्यू गोवा बना दिया जा रहा है धीरे धीरे। नॉर्थ ऑफ गोवा, नॉर्थ ऑफ गोवा पहले नॉर्थ ऑफ गोवा था, अब वो न्यू गोवा कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ये तो मुझे भी नाम नहीं पता था कि यहाँ पे उसको न्यू गोवा बोलना शुरू कर दिया। तो अभी अभी न्यू गोवा की एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है कि ये न्यू गोवा है। हालांकि वो महाराष्ट्र बॉर्डर, महाराष्ट्र है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है प्रॉपर। उस इकोनॉमी को आप कैसे देखते हो, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट, और वो कितना ड्यूरेशन लेगी? देखो, करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, जी बिल्कुल, गुड़गांव बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। 80s में शुरू होकर के 85 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ था। बिल्कुल ठीक है ना। एक्चुअली जो होके 85 से अब जाके जो डिफरेंस देख रहे हो, कितना बड़ा डिफरेंस है। हाँ, नाउ तो वही पिछले 5 साल की ग्रोथ मत देखो, उससे पहले की देखो, स्लो था, टाइम लगा, धीरे धीरे आते आते बीच में ऊपर आया, नीचे आया, स्लो आया, ऊपर आया, नीचे आया। लेकिन आप लॉन्ग टर्म बात करो तो कितने साल लग गए? 85 से अभी हम कितने साल की बात कर रहे हैं? इट्स ऑलमोस्ट 40 इयर्स नाउ। लेकिन 40 इयर्स में जो ग्रोथ है, फिनोमिनल है, फिनोमिनल। कोई और जगह, कोई भी मार्केट रियल एस्टेट की ऐसी ग्रोथ को बीट ही नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। वही कॉन्टेक्स्ट आज वहां का है, लेकिन वहां पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। आपको रूल्स पता होने चाहिए जी, कौन सी जमीन ले सकते हो, कौन सी नहीं ले सकते हो, पता होना चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कौन से जोन में आ रही है, इको सेंसिटिव जोन तो नहीं है। और इको सेंसिटिव जोन में अगर फार्म हाउसिंग कर रहे हो या वैसे लेके जमीन कर रहे हो, तो उसकी तो आप जमीन का ऐसा है भाई, जंगल में लेके छोड़ दो, उसका भी वो भी ग्रोथ दे जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रीजनेबल रिसर्च के साथ, रीजनेबल सोच के साथ, कहीं कॉमन सेंस के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो आपको जो वो ग्रोथ देगी कोई भी चीज नहीं दे सकती। सिंधुदुर्ग का आपने पूछा तो मैं आपको बताऊं, उसमें 2 मेन एरियाज में काम ज्यादा है। डोडामार्ग सब में सबसे ज्यादा काम जी, उसके बाद सावंतवाड़ी में, और कुछ बीट बेल्ट एरिया, वेंगुर्ला, मालवन वगैरह में भी काफी काम है। तो ये बेल्ट में, वो बीच बेल्ट एरिया में, लेकिन मेन काम है डोडामार्ग में इस वक्त, जो एक्चुअली बीच से हटके है, लेकिन गोवा बॉर्डर के ऊपर टचिंग है। एक्सेस बहुत अच्छा है, क्योंकि 35-40 मिनट में आप गोवा के मेन बीचेस पे पहुंच जाते हो। बिल्कुल, बड़े सिटीज बिल्कुल पास में, बीचोलिम पास में, मापसा पास में, 15-20 मिनट के ड्राइव पे आपको है।
डोडामार्ग टाउन है अपने में और प्लस एक तहसील है, जैसे यहाँ तहसील बोलते हैं ना, तालुका, वैसे वो तहसील है जी। थोड़ा पार्ट उसका गोवा में पड़ता है, थोड़ा मेजर पार्ट महाराष्ट्र में टाउन का, और जो तालुका तहसील है वो पूरी महाराष्ट्र की तहसील है, बड़ी तहसील है। गोवा में तालुका बोलते हैं, इसलिए मेरे को आदत तालुका बोलने की हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में तहसील ही बोलते हैं। तो महाराष्ट्र की बहुत बड़ी तहसील है वो, और बहुत बड़ा एरिया है। सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, फुटहिल्स आते हैं वहां पे, ब्यूटीफुल ग्रीन एरिया है, क्लीन प्रिस्टीन एरिया है, नदियां हैं, पानी है, लेक्स हैं, डैम्स हैं, ओल्ड फोर्ट्स हैं जी, ट्रैक्स हैं, ऑफ रोडिंग के वो है, घाट से निकलते हैं, 3-3, 4-4 ब्यूटीफुल घाट्स पड़ते हैं, ब्यूटीफुल सीनिक डैम्स हैं। मतलब इतनी सुंदर जगह है वो कि अपने में, मैं आपको बोलूं, मेरे को तो ग्रीनरी से बहुत प्यार है जी। तो मैं बीचेस पे, मुझे शायद 3 साल हो गए मैंने किसी बीच पे पाँव भी नहीं रखा है, लेकिन मैं ग्रीनरी में हर महीने कुछ टाइम बिताता हूँ। कई बार तो हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन बिताता हूँ, और बारिशों में तो ऑफ रोडिंग करने वहीं जाता हूँ। और इतना वहां पे अट्रैक्शन है। आज के डेट में कई ब्रांड्स देख रहे हैं उस जगह में, बड़े ब्रांड्स, हिंदुस्तान के टॉप 10 बिल्डर्स उस एरिया में, क्योंकि गोवा में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं। तो टाउनशिप प्रोजेक्ट जैसे यहाँ पे गुड़गांव में करने को मिल गया, पहले दिल्ली के रूल्स के मुताबिक भी नहीं हो सकता था, तो गुड़गांव में इसीलिए वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। वही हिसाब किताब महाराष्ट्र में भी है। तो टाउनशिप डेवलपमेंट्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। अभी तो प्लॉटेड लोग कर रहे हैं डेवलपमेंट्स, अच्छे हैं बुरे हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन कुछ लोगों के पास जमीनें भी नहीं है, वो भी बेच रहे हैं। जिनके पास है वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो धड़ल्ले से क्विक मार्केटिंग करके बेच रहे हैं। लेकिन जल्दी वहां पे अच्छी डेवलपमेंट्स और बहुत आ रही हैं, जिन्होंने जमीन एक्वायर कर रहे हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं वहां पे, आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी वहां पे। तो आप, लेकिन लॉन्ग टर्म, आपके शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन रियल एस्टेट में आदमी को मरवा सकता है। और लॉन्ग टर्म बोलते हो तो ड्यूरेशन क्या वो मानते हो? 5 साल भी लॉन्ग टर्म, मिड टर्म होती है, और 10 साल 13 साल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो उसको बीट शेयर मार्केट नहीं कर सकती, उसको बीट गोल्ड नहीं कर सकता, उसको बीट कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। शायद लॉटरी खरीद लो तो आपको, अब लोगों को आपने सुना, अब तो शेयर मार्केट में भी लोग लॉन्ग टर्म बोलने लग गए। इन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इट इज डूइंग वेरी गुड, फंडामेंटल्स आर वेरी गुड। तो लेट अस नॉट गेट इनटू फंडामेंटल्स, आई डोंट लाइक टू स्पीक अबाउट इट। मैं अपना ही बोलूंगा, आई डोंट इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, आई इन्वेस्ट इन लैंड एंड आई डू प्रोजेक्ट्स जी। मैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट था, ब्रोकर था, वहां से ग्रो करते करते अब अपने प्रोजेक्ट्स भी करने शुरू कर दिए, अब करने शुरू कर दिए। अब मैं इतनी सामर्थ्य नहीं रखता था कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूं, तो मैंने क्या करा, क्योंकि हम डिजाइन भी करते थे, हम जमीन भी दिलाते थे लोगों को, वो प्रोजेक्ट क्या बनेगा उसका भी उनको करते थे, उसको बिकवाना कैसा है वो भी करते थे जी, उनको फंड चाहिए था वो भी अरेंज करते थे। तो सब कुछ तो हम ही कर रहे थे, उनको कॉन्ट्रैक्टर भी हम देते थे, कंस्ट्रक्शन वाले भी लाके, क्यों मेरे को कंस्ट्रक्शन का भी बहुत वो एक्सपीरियंस है, गोवा में कराए, बहुत यहाँ कराए, तो वो मैंने कहा वो भी हम करते थे। तो ओवरऑल करते करते यार खुद ही क्यों नहीं डेवलपमेंट करो। नाउ यू आर स्टेपिंग टू रिलेटेड टू डेवलपर। आई एम डूइंग डेवलपर ऑल्सो, एंड मेरे रूट्स को पे आज भी हूँ मैं, आज भी ब्रोकरेज अपना रियल्टर का काम करता हूँ। मेरा एक वर्टिकल वो भी है, और एक वर्टिकल वो रखना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट्स को सर्विस भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी उनके लिए। मुझे एक रियल एस्टेट अच्छा कामयाब ब्रोकर ना प्रॉपर्टियां की लिस्टिंग्स नहीं बेचता है जी, प्रॉब्लम सॉल्व करता है लोगों के, उनके पेन पॉइंट्स को एड्रेस करता है। वैसे ही एक डेवलपर भी वही करता है, आप आइडेंटिफाई करते हो कि इस आदमी को चाहिए क्या और उसको वो देते हो। एग्रीड। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं, और मैं अब प्राइमरली जो डेवलपमेंट है मेरी लग्जरी और प्रीमियम मार्केट में ही लेके आ रहा हूँ। अफोर्डेबल में काम नहीं कर रहा, लिमिटेड काम करना चाहता था, एक एज पे भी पहुंच गए कि अब उतना वो हैवी करूंगा भी नहीं। तो आई एम बुटीक लग्जरी के अंदर बिलीव करते हैं। मैं बहुत मास लग्जरी नहीं कर रहा हूँ, बुटीक लग्जरी का काम कर रहे हैं, और वही हमारे को करके अपना आगे बढ़ते रहना है। अब विला कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, विला भी कर रहे हैं, अपार्टमेंट्स भी ला रहे हैं, अपार्टमेंट्स प्रीमियम उसमें, लग्जरी में भी लाएंगे, लेकिन अपार्टमेंट्स में लेट अस नॉट मेक थिंग्स, छोटे प्रोजेक्ट्स में आप प्रीमियम ही कर पाओगे। और हम बुटीक
विला डेवलपमेंट्स करते हैं, स्टैंड लोन भी करते हैं, और अगर 3, 4, 5, 6, 7 में भी हैं तो उनको बुटीक स्टाइल डेवलपमेंट करते हैं। सिंगल इंडिपेंडेंट विलास भी करते हैं, रो विलास भी करते हैं। बट मेरा प्रीमियम अगर लग्जरी सेगमेंट में ये, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में नहीं कहूंगा, और बट अल्ट्रा लग्जरी को हम टच कर रहे हैं अपने कुछ 1-2 विलास में, बट वो गोवा के कंटेक्स्ट में, मैं उनको गुड़गांव के कंटेक्स्ट में वही चीज चेंज हो जाती है। सो अल्ट्रा लग्जरी का डेफिनेशन प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है जी। तो अल्ट्रा लग्जरी में गोवन कंटेक्स्ट में हूँ, प्रॉब्ली गुड़गांव के कंटेक्स्ट में नहीं होगा, बट जो गुड़गांव में आप अल्ट्रा लग्जरी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम आपको यहाँ के लग्जरी के रेट में दे रहे हैं। ग्रेट। तो अमित जी, जैसे सिंधुदुर्ग की जमीनें हैं अभी, आप कह रहे हैं इसको 5 to 10 ईयर के कॉन्टेक्स्ट में आप उठा सकते हो। इसमें आपकी ओपिनियन क्या रहेगी? ये विदाउट रेरा जो ये होता है कि भाई EOI बेस्ड और ये सब इनको लेना? मैं आपको बताता हूँ, विदाउट रेरा का मतलब इलीगल नहीं होता, लेकिन आपको पहले समझना पड़ता है। एक तो प्रोजेक्ट नया है पुराना है, ओके ठीक है। अगर प्रॉपर्टी 2016 की पड़ी हुई है किसी की, रेरा डेवलप करके उन्होंने रखा हुआ है और उसमें प्लॉट्स आ रहे हैं आपके पास जो रेरा से पहले था, तो आप उसके सैंक्शंस देखो ना पहले। ओके आप उसके टाइटल पेपर्स मांग लो, आप उनसे पूछो कि बैंक का लोन हो सकता है। वो कराए नहीं कराए अलग बात है, आपके प्रोजेक्ट में बैंक के लोन हुए हैं क्या नहीं। अगर प्रोजेक्ट में बैंक के लोन हुए हैं तो वो कहाँ से हुए हैं? ओके अच्छा, कोई रेप्यूटेड बैंक्स ने उनको लोन दिए हैं तो ऑब्वियसली क्लियर होंगे, तभी ये होंगे। थोड़ा रिसर्च कर लो, थोड़ा एक टाइटल रिपोर्ट्स देख लो, अपना एक अच्छा रियल्टर हायर करो। पुराना प्रोजेक्ट है, बंदे की रेपुटेशन पता लग जाती है, चेक करवा लो। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा ये जज्बा कि मैं किसी को 2 पैसे दे दूं तो आपके बहुत सारे पैसे बचवा लेगा। अंधी मार्केटिंग के अंदर मत जाओ। लोगों के पास ना जमीन है, ना उसके पास रेरा है, ना उसके पास प्लान है, ना उसके पास कुछ है, और वो मार्केटिंग कर रहे जा रहे हैं और आप उनसे ले जा रहे हो। या किसी बड़े ब्रांड में भी कमी है, पैरेलल ब्रांड होता है कई बार जी, और वो ब्रांड में आपको अनरीजनेबल रेट पे बता रहा है कि मैं आपको ये बेच रहा हूँ। आपको एक सवाल पूछूं जी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली जमीन लग्जरी होती है क्या? नहीं हो सकती। हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। तो थोड़ा आंखें खोल के लो ना। ब्रांड के नाम से आप EWS की जमीनें खरीद लो, 100 मीटर की, 120 मीटर की, वो लग्जरी बनाओगे उसमें? कौन सा वो झुग्गी झोपड़ी डालोगे क्या लग्जरी में? उसका सेक्शन आएगा ही नहीं किसी भी तरीके से। आप उसमें अब आ भी जाए, आप 4-6 तो जोड़ के तो नहीं बना सकते। और ठीक बात। और थोड़ा सा सोच के लो ना, तो आप समझदार हो। आम आदमी को भी की जिम्मेदारी है कि वो क्या खरीद रहा है उसको देख के खरीदे। और हमारे जो बीच में मेरे ब्रोकर दोस्त हैं, हमारे जो रियल्टर्स हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि एजुकेट करो पीपल को। एजुकेट क्या, हम नहीं बोलना चाहते हैं किसी का, वो बुरा नहीं बोलो, लेकिन आप उनको एजुकेट करो। बस EWS में खरीद, आप देखो ना, गोवा में 300 मीटर के सैंक्शन नहीं होते, से छोटे 250 मीटर 220 मीटर से नीचे के सैंक्शन नहीं होते। ओके सब डिवीजन में ओके EWS के स्कीम के अंदर होते। तो किसी बड़े ब्रांड्स ने ये भी कर लिए। अब उनको अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको इतना बताऊंगा, अब EWS की स्कीम में आप कैसे लग्जरी बोल रहे हो, और आप उसमें 70 लाख 1 करोड़ के आप प्लॉट खरीद लो और फिर उम्मीद करो कि मैं वहां ग्रोथ लूंगा, और फिर कहो नुकसान हो, तो आपको नुकसान डिजर्व करते हो। क्योंकि आप खुद ही जाके कुएं में पानी फेंक दो अपने पैसे और आग लगा दो, फिर बोलो मेरा नुकसान हो गया, तो कैसे होगा? आप देखो ना, फिर क्या है, कच्चा लालच। ये भी ना करो कि भैया मेरे को प्रॉपर्टी यहाँ पे 10 रुपए की मिल रही है, किसी ने कह दी, किसी एक टैक्सी वाले की गाड़ी में बैठा, उसने बोला सर मैं आपको सस्ती दिला देता हूँ। कितने में दिलाता हूँ? 5 रुपए में मिल जाएगी, 7 रुपए में मिल जाएगी। जाया ना जोन चेक करा, ना चेक देखा कि बना सकते हो नहीं बना सकते, पेपर टाइटल ठीक है या नहीं है, ये नहीं देखा, और आपने पैसे डाल दिए और फिर जाके रोगे में फंस गए। टेक्निकली ड्यू डिलिजेंस बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और किसी अच्छे रेप्यूटेबल बंदे के थ्रू जाके पैसा लगाओ ना, अपना पैसा ग्रोथ भी देगा, आपको कमा के भी देगा। हमारे पास होता है इश्यूज, रियल एस्टेट तो ऐसा काम है जिसमें इश्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जेन्युइन इश्यूज सॉल्वेबल होते हैं, और वो आपको इवन जेन्युइन में आप अटकोगे भी तो पैसा देके जाओगे, और आप फंस जाओ, जाके पैसा फंसा दो, ओनर नहीं है, कोई नहीं है, वो आपको टोपी डाल। आपने तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी फिर से पूछ दो, अगला क्वेश्चन जी पता है। आपने पूछा बबल की बात करी, तो मैं बबल पे समझ गया, बबल पे आओगे। तो गोवा के मार्केट बबल नहीं है, लग्जरी मार्केट बबल नहीं है। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। गोवा
145 करोड़ लोगों की एस्पिरेशन है। बिल्कुल हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी गोवा चाहता है। एस्पिरेशन है, खरीद सकता हो नहीं खरीद सकता अलग बात है, बिल्कुल ठीक, लेकिन करोड़ों लोग आज भी खरीदना चाहते हो। सप्लाई क्या है आज भी? अगर आप हजारों भी नहीं है, हजारों में है सिर्फ, क्या कहते हैं जो टोटल नंबर ऑफ विलास, टोटल डिमांड कितनी है? तो डिमांड का एब्जॉर्प्शन रेट देखो, मार्केट पिछला साल बैड था हर जगह, स्लो डाउन हुआ था, बट कोई इतना बड़ा स्लो डाउन नहीं था। अब रेट गिरे, 1 रुपया रेट नहीं गिरा, रेट बढ़े ही है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन रेट बढ़ते, लैंड रेट बढ़े हुए, लेबर की कॉस्ट बढ़ी हुई है, तो रेट कम नहीं मिलने वाले। जितने दिन रोकोगे उतना और पे करना पड़ेगा। हाउएवर अगेन बोलूंगा, पैसा तब लगाओ, भेड़ चाल में मत जाओ। आपको एक्चुअली विला लेना है वहां पे लगाओ। आप स्पेकुलेटिव ये लगाओगे, मैंने आज यहाँ पे लगा दिए, 6 महीने के बाद मेरे को ग्रोथ मिल जाएगी, अपना पैसा अपने घर पे रखो भाई, मत लगाओ, कोई फायदा, ज्यादा अच्छा होगा। अपने यहाँ पे कोई जमीन का टुकड़ा ले लो, ज्यादा अच्छा कमा लोगे, मत करो ये गलती। पर अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, अब गोवा में 2 टाइप के रिटर्न मिलते हैं, एक रेंटल रिटर्न मिलती है और एक कैपिटल गेन मिलती है। कैपिटल गेन इज फैंटास्टिक, रेंटल रिटर्न इज रीजनेबल, यहाँ से ज्यादा है। यहाँ पे 2%, 1%, 1.5% रेजिडेंशियल पे, कॉमर्शियल पे थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन वहां पे रेजिडेंशियल पे आपको खर्चे काटने के बाद 4.5% से 6% के बीच में मिल जाता है। ठीक है, प्लस द कैपिटल गेन आपको एक फिनोमिनल ग्रोथ दे देता है। आप बिटवीन 15 to 22% आप लेके जा सकते हो, डिपेंडिंग आपने कहाँ पे पैसा लगाया, कौन सी चीज में पैसा लगाया। लैंड के अंदर, और दूसरा होता है लैंड में कैपिटल गेन की एप्रिसिएशन होती है, और अगर आपने अच्छी जगह की लैंड ली है तो लॉन्ग टर्म लगानी होती है। लैंड लेके जो रखता है वो सबसे ज्यादा कमा के जाता है। और मनीष, एक स्लैम डंक चीज बताता हूँ, रियल एस्टेट क्यों अच्छा है और क्यों मैं बाकी चीजों के बारे में बोलता हूँ। बाकी सब बबल हो सकता है, रियल एस्टेट नहीं होता है। बताता हूँ क्यों जी। आपने मिलियनर वर्ड सुना होगा ना? बिल्कुल, रोज सुनते हैं। लोगों के ख्वाब होते हैं, आई वांट टू बी अ मिलियनर। मिलियनर क्या होता है पता है ना आपको? जिसके पास $1 मिलियन माह हो वो मिलियनर होता है जी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 8.7 करोड़ रुपए से ऊपर, बिल्कुल, तो मिलियनर। लिक्विड पैसा, रेजिडेंशियल अपने घर के एसेट से अलग हो तो आप मिलियनर बन जाते हो। ओके, तो $1 मिलियन से ऊपर इन्वेस्टेबल एसेट कैपेबिलिटी, लिक्विड एसेट कैपेबिलिटी हो और लिविंग अराउंड योर हाउस, तो आप मिलियनर हो। आप मिलियनर तब भी हो जब आपका है, लेकिन फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ HNI मिलियनर वो बोला जाता है कि आपके पास इतना तो होना चाहिए। आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल तब हो जब आपके पास इतना इन्वेस्टेबल एसेट है। ओके, ठीक है। अब आपके पास ये इन्वेस्टेबल एसेट है तो आप क्या करते हो? उसको आग लगाते हो? नहीं ना। ग्रो कैसे करोगे? और अब मैं आपको बताता हूँ, लोग बोलेंगे शेयर बाजार में लगाओ, तो कितना परसेंटेज है जिन्होंने शेयर बाजार से कमाया? फॉर 1 बिग पर्सन टू ग्रो, मिलियंस फेल। यस, ठीक है। एक .com, एक मार्क जकरबर्ग, या एक क्या नाम है, जेफ बेजोस, या एक बड़ा स्टार्टअप का किंग, या कोई बनने के लिए कितने लोग डूबते हैं पहले वो चेक करो। एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स, अब मैंने ये सब बुना के भूमिका बांध दी है, लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं आपको। अगर वर्ल्ड में से 100 मिलियनर हो तो आपको क्या लगता है कौन सा प्रोफेशन होगा जिसका सबसे बड़ा मिलियनर्स का पार्ट होगा? 100 में कितना बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट किसका होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि ये रियल एस्टेट के अलावा हो नहीं सकता बड़ा परसेंट। और आप क्या गेस करते हो कितना पार्ट, 100 में से कितना प्रतिशत रियल एस्टेट वाले होंगे? अब ये भी आप ही बताओ। बताओ ना, आप ही बताओ। 40%। 2-3 अलग स्टडीज हैं। सबसे लोएस्ट फिगर 80% है, सबसे हाईएस्ट फिगर 90% है। 100 में से 80 से 90 मिलियनर्स वो हैं जिन्होंने रियल एस्टेट से पैसा कमाया है। इनहेरिटेड रियल एस्टेट नहीं, से पैसा कमाया है। ग्रेट, तो इससे ज्यादा बढ़िया कोई चीज ही नहीं हो सकती सर। जहां पे सबसे ज्यादा पैसा कमाने का स्कोप है वो यही है। बट अगेन, लॉन्ग टर्म खेलो, स्पेकुलेशन मत करो, मार्केटिंग खाली में मत जाओ, रियलिटी देखो और जमीन पे रह के कॉमन सेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करो। 5 दिन का, 15 दिन का, महीने का, 10 महीने का मत देखो जी। हैव कैपेसिटी टू होल्ड, रियल एस्टेट विल गिव यू गुड मनी। इफ यू डोंट हैव कैपेसिटी टू होल्ड, यू बेटर नॉट इन्वेस्ट इन इट।
वंडरफुल। एक आखिरी सवाल आज के कॉन्टेक्स्ट में, एक परसेप्शन बन रही है कि गोवा में फॉरेनर कम आ रहा है और इंडियन जो टेस्टफुल बंदा है वो गोवा अनअफोर्डेबल मान के थाईलैंड या दूसरे वर्टिकल्स पर जा रहा है। इसको आप कितना सही मानते हैं? बहुत फास्ट बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात, प्री कोविड एक बार 10 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में लेवल में आया जी, गोवा के नहीं, इंडिया लेवल में। कोविड के अंदर वो डिप होके 2.5 मिलियन हो गया था, बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो यहाँ थे वही रह गए थे, बाकी तो सब हो गया था। और फिर वो वापस 8.5 मिलियन हुआ था। इस साल वापस वो 10 मिलियन पे पहुंचा, ऑलमोस्ट नहीं, अब 10 को क्रॉस था पहले, अब 10 मिलियन टच करा है। ओके। और गोवा का सबसे हाईएस्ट फिगर वाज 0.85 मिलियन। ओके, ठीक है, जो इस साल 1 मिलियन के आसपास हो गया। तो कम हुआ या ज्यादा हुआ? तो आई थिंक फिर ये फेक एक इंटरप्रिटेशन। अब क्या है, पहले डिफरेंस ये था, लॉन्ग टर्म स्टे ज्यादा आता था, अब शॉर्ट टर्म स्टे ज्यादा आता है, नंबर्स के अंदर फर्क। लेकिन वैल्यू की बात करें तो और ज्यादा ग्रोथ आएगी, क्योंकि पहले जो लॉन्ग टर्म आता था पैसे नहीं खर्चता था भाई, अब पैसे खर्चने वाला दूसरा टूरिस्ट आता है। फर्क क्या आ गया? दूसरा, जितना उनका से ज्यादा ऑफसेट हो गया इंडियन टूरिस्ट में। अब मैं आपको ये बोलता हूँ, आप घर में तो रोज राजमा चावल या रोज चिकन खाओगे? नहीं ना, नहीं खाता, अलग चीज खाते हो ना जी। तो इंडियन टूरिस्ट को भी आप एक्सपेक्ट करोगे कि सिर्फ गोवा जाएगा? भाई अगर 10 बार गोवा आएगा तो उसमें से 2-3 बार तो कहीं बाहर जाएगा ही जाएगा। ट्रू, एग्रीड। लेकिन कितनी बार वीजा लेके थाईलैंड जाएगा, कितनी बार वीजा लेके दुबई चला जाएगा? लोग दुबई की मार्केट में आप बात करेंगे, इधर की बात करेंगे, तो आप दुबई में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप दुबई जाके रहने कितने बार वाले हो? अनलेस आप पूरा शिफ्ट करने को तैयार हो कि आप वहां जाके रहोगे भी। दुबई की मार्केट इज अ रेंटल इनकम मार्केट, कैपिटल अप्रिसिएशन मार्केट नहीं है, आप ये समझ लो। तो अगर आपको एसेट, कैश एसेट क्रिएट करना है और वहां पे रेंटल करना है, तो आप एक आध एसेट क्रिएट करोगे और उसको मैनेज करना आपको मुश्किल होगा। लेकिन वहां खरीदने के बाद आपको बहुत सारे प्रेम पत्र आएंगे जो आपको झेलने पड़ेंगे। और वही अपने देश में पैसा लगा रहे हो, बाहर लगा रहे हो, अपने देश में लगा रहे हो। सेफ कहाँ हो? अपने देश में ज्यादा हो या बाहर ज्यादा सेफ हो? वहां जाके अगर आपको किसी ने चीट कर लिया तो आप कर भी नहीं सकते हो कुछ। यहाँ आप कोर्ट में तो जा पाओगे, वहां तो कोर्ट में भी नहीं जा पाओगे। सपोजिंग वहां के एक लोकल ने आपके खिलाफ आपसे पैसा ले लिया और कहा नहीं देता घर जाके, तो आप सब कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका। यहाँ तो आप कम से कम कोर्ट की सुनवाई होगी, पुलिस वाला पूछ लेगा, आम आदमी को देर सवेर सामने वाले को सजा और सुनवाई हो जाती है, संतुष्टि रहती है कम से कम। मतलब मेरा कॉन्टेक्स्ट है। मैनेजेबल चीज है। दूसरा, गोवा हर जगह से कनेक्टेड बहुत अच्छा है। अब दिल्ली एक टाइम पे बहुत प्राइमरी मार्केट था, अब उतनी बड़ी मार्केट नहीं रह गया है गोवा के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरे सिटीज में आ गए जहां से डायरेक्ट फ्लाइट्स आ रही हैं, गोवा की वो मार्केट बनती जा रही है और दिल्ली का शेयर श्रिंक होता जा रहा है। फिर भी दिल्ली का शेयर श्रिंक हो रहा है, मतलब उनकी परसेंटेज बढ़ रही है, दिल्ली वालों की कम नहीं हुई है। हाँ, दिल्ली परसेंटेज में कम हुआ है, नंबर्स तो अभी भी उतने आ रहे हैं। स्लो हुई थी, लास्ट ईयर वाज अ लिटिल स्लो, वापस काफी इंक्वायरीज है, अच्छी उठ रही है, क्वालिटी चीजें आ रही हैं और मार्केट साइक्लिकल होती है रियल एस्टेट की। अगर आप ये चीज समझोगे तब आपको ये ज्यादा अच्छा आएगा। आज विलास की डिमांड ज्यादा है, कल अपार्टमेंट्स की हो जाती है, बट अपार्टमेंट्स की डिमांड हो जाती है तो सारे लोग भेड़चाल इधर भागते हैं। अब विलास गिरेंगे नहीं, विलास उठते रहेंगे और स्टेबल रहेंगे और फिर एक थोड़े दिन के बाद वापस डिमांड आएगी तो आप पूरा ग्रोथ मार जाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म लगाओ, शॉर्ट टर्म काम मत करो। रेंटल रिटर्न और उसके साथ में रेंटल आपके सारे खर्चे बेयर कर लेगा और कैपिटल गेन आपको कमा के दे देगी, पुश्ते तर जाती है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके। अगर लगा सको लैंड में लगाओ, नहीं तो कैश एसेट में लगा लो, बहुत फायदे में रहोगे। हमेशा यही करना चाहिए आदमी को और यही करके रहना चाहिए। आई थिंक हम एक बहुत अच्छे कॉन्टेक्स्ट पर पहुंच गए हैं। अमित भाई की फ्लाइट है तो इनको जाना भी है, हालांकि बात करने में बहुत मजा आ रहा है, तो फिर कभी गोवा में अगला पॉडकास्ट में मजा बहुत आ रहा है, लेकिन मजबूरी है। एक्चुअली तो टाइम से लेट हो चुका हूँ, मेरे फोन भी 5-6 बार बढ़ चुके हैं, मेरे को तो गाड़ी भी चली गई है आके नीचे से, तो माफी चाहूंगा। आप आओ ना, व्हाई डोंट यू कम डाउन टू गोवा आओ, आपको और भी चीज दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट हम अमित भाई के साथ गोवा करेंगे, एक्चुअली क्या है वो दिखाते हैं आपको। तो मैं इस वायदे के साथ कि नेक्स्ट पॉडकास्ट अमित जी के साथ गोवा में ही करेंगे। मैं आज के इस पॉडकास्ट को रैप अप कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, और
सबसे अच्छी चीज जो निकल के आई कि अपने ड्यू डिलीजेंस पर थोड़ा सा पैसा लगाओ, एक अच्छे रिलेटर के साथ जाओ, रादर देन अपनी एक सिर्फ फीलिंग की वजह से या इमोशनल डिसीजन की वजह से। अभी एनएआर का कन्वेंशन नेविगेट 25 दिल्ली में हुआ है, एरो सिटी में ही हुआ है। उसमें सबसे अच्छी चीज जो है हम रियलेटर्स के लिए कि हम लोग अपनी शुरुआत ब्रोकर डीलर इस तरह से करते हैं, धीरे धीरे एडवाइजर कंसल्टेंट बनते हैं, परंतु जब एनएआर या एपीपी या इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो एक प्राउड रियलेटर बनते हैं। तो अपने जब भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उससे पहले अपने पर्सन को जरूर चेक कर लें। सो अमित भाई, थैंक यू अगेन, आपने टाइम दिया, और अगली मुलाकात गोवा में। शुभ लाभ। नमस्कार। थैंक यू मनीष। थैंक यू भैया। थैंक यू।